दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खदान में काम कर रहे मजदूरों के दृश्य से। सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं कि तभी उनमें से एक को खुदाई के दौरान एक दीवार के पीछे कुछ अजीब सा नजर आता है। यह देखकर बाकी मजदूर अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद इसके पीछे कोई जहरीली गैस हो सकती है, क्योंकि वहां मौजूद एक पक्षी उसकी चपेट में आकर मर चुका था। इस बात की पुष्टि करने के लिए वे एक मजदूर को गुफा के अंदर भेजते हैं। जब वह अंदर पहुंचता है तो उसे किसी भी तरह की गैस का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसे दीवार पर एक अजीब सा हाथ नजर आता है। ये कोई सामान्य हाथ नहीं था, बल्कि देखने में बेहद डरावना और रहस्यमय था। ये देखकर वह डर जाता है और तेजी से बाहर भागने लगता है। तभी अचानक गुफा के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है और सीन बदल जाता है। अब हम साल 1956 के मोरक्को में पहुंचते हैं, जहां आमिर और उसका दोस्त एक खास आदमी से मिलने के लिए आए होते हैं। दरअसल यह आदमी उन्हें फ्रांस की एक माइनिंग कंपनी में काम दिलाने वाला था। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही काफी लोग उस नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसके बाद वह आदमी सभी उम्मीदवारों की परीक्षा लेता है और जो असफल होते हैं उनके हाथ पर लाल मोहर लगा देता है, जबकि जो लोग सफल होते हैं उनके हाथ पर हरी मोहर लगाई जाती है। आमिर इस परीक्षा में पास नहीं हो पाता और उसे भी लाल मोहर मिल जाती है। लेकिन आमिर को नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह खुद ही अपने हाथ पर हरी मोहर लगा लेता है। उसकी यह हिम्मत देखकर वह अधिकारी प्रभावित हो जाता है और उसे माइनिंग टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद सभी चुने गए मजदूरों को एक बस में बिठाकर फ्रांस की माइनिंग साइट के लिए रवाना कर दिया जाता है। इसी बीच एक भारतीय प्रोफेसर इस माइनिंग कंपनी के मालिक फौजी से मिलने आता है। वह फौजी से डेविल आइलैंड जाने की अनुमति मांगता है, क्योंकि उसे वहां से कुछ विशेष सैंपल इकट्ठा करने थे। शुरुआत में फौजी इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन जब प्रोफेसर उसे भारी रकम ऑफर करता है तो वह मान जाता है। तभी खदान में एक खतरे की घंटी बजती है और कुछ मजदूर एक घायल आदमी को बाहर लाते हैं। फौजी बताता है कि अगर वहां मौजूद रोलैंड नाम का मजदूर न होता तो यह आदमी जिंदा नहीं बच पाता। रोलैंड की बहादुरी देखकर प्रोफेसर उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करता है। इसके बाद सीन बदलता है और आमिर अब माइनिंग साइट पर पहुंच चुका होता है। यहाँ उसकी मुलाकात सांचिनी और पोलो नाम के दो अन्य मजदूरों से होती है, जो उसे खदान में काम करने के लिए जरूरी कपड़े देते हैं। आमिर जल्दी से अपने कपड़े बदलकर तैयार हो जाता है। आमिर को फ्रेंच भाषा अच्छी तरह से आती थी, जिससे रोलैंड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। रोलैंड के साथ साथ मिगल और लुइस नाम के दो अन्य माइनर्स भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद सभी मजदूर खदान में खुदाई के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को 1000 मीटर नीचे से कुछ महत्वपूर्ण नमूने इकट्ठा करने थे। इसलिए पूरी टीम नीचे जाने के लिए रास्ता बनाने लगती है। कई दिन इसी तरह गुजरते हैं और अंततः 1000 मीटर गहराई तक खुदाई पूरी हो जाती है। अब प्रोफेसर और उसकी टीम नीचे पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर प्रोफेसर जमीन पर एक डिवाइस लगाता है और फिर रोलैंड को एक खास जगह ब्लास्ट करने का निर्देश देता है। रोलैंड प्रोफेसर की बात मानते हुए ब्लास्ट कर देता है, जिससे जमीन में एक नया रास्ता बन जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके उस रास्ते से नीचे जाते हैं और वहां पहुंचकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक रहस्यमयी संरचना थी। यह देखकर रोलैंड अपनी टीम को एक पुरानी खदान की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि इस खदान में गैस रिसाव के कारण एक भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों का क्या हुआ, इसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। अब टीम इस बारे में चर्चा कर ही रही होती है कि अचानक रोलैंड को एहसास होता है कि प्रोफेसर वहां नहीं है। वह तुरंत उसे खोजने निकलता है और अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट देता है। पहली टीम में रोलैंड और मिगल, दूसरी टीम में सांचिनी, लुइस और आमिर। कुछ दूर चलते ही सांचिनी, लुइस और आमिर को एक कंकाल दिखाई देता है। लुइस को कंकाल के पास एक पत्थर से बनी रहस्यमयी वस्तु मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। इस बीच आमिर जब कंकाल के हाथों को ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि इसकी उंगलियां कटी हुई हैं। उसे यह भी लगता है कि यह कंकाल उन्हीं लापता मजदूरों में से एक हो सकता है। तभी उन्हें दीवार पर एक अजीब संदेश लिखा मिलता है। वह इसका हकदार नहीं था, लेकिन एक दिन वह अंधेरे से बाहर जरूर आएगा। इसी दौरान रोलैंड प्रोफेसर को खोज लेता है। प्रोफेसर बताता है कि यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद वह रोलैंड को दीवार में एक छेद करने के लिए कहता है। जब दीवार को तोड़ा जाता है तो वे सभी अंदर प्रवेश करते हैं और वहां कुछ रहस्यमयी स्तंभों पर लिखी गई लिपियां देखते हैं। आसपास कई कंकाल भी बिखरे पड़े थे। उसी जगह एक ताबूत भी था। प्रोफेसर बताता है कि इस ताबूत के अंदर एक रहस्यमयी जीव मौजूद है। वह ताबूत की तस्वीर लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। इस हादसे में सांचिनी का एक पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और बाहर निकलने का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो जाता है। यह देखकर रोलैंड सभी को शांत रहने के लिए कहता है और उम्मीद जताता है कि बाहर किसी ने उनकी आवाज सुनी होगी। लेकिन तभी सांचिनी बताता है कि जब वे इस खदान में आए थे तभी बाकी सभी लोग वहां से चले गए थे। ये सुनकर रोलैंड समझ जाता है कि यह सब प्रोफेसर की चाल थी। वह प्रोफेसर पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन बाकी सभी उसे शांत करते हैं और सांचिनी के पैर पर पट्टी बांधते हैं। इसके बाद रोलैंड आमिर को कहता है कि वह दीवार में कोई दरार ढूंढे, ताकि वहां ब्लास्ट करके एक नया रास्ता बनाया जा सके। आमिर भी दरारों को खोजते हुए एक छोटे से सुराख तक पहुंच जाता है, जहां पोलो और लुइस पहले से मौजूद होते हैं और किसी तरह उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी आमिर वहां पहुंचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हालांकि लुइस और पोलो उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और ताबूत खोलने का प्रयास जारी रखते हैं। इसी बीच आमिर की नजर लुइस की जैकेट पर पड़ती है, जिसमें उसे वही पत्थर दिखाई देता है जो उसने पहले एक कंकाल के पास से उठाया था। असल में यही पत्थर उस ताबूत की चाबी थी। आमिर उसे ताबूत पर लगाता है, जिससे ताबूत धीरे धीरे खुल जाता है। जब ताबूत पूरी तरह खुल जाता है तो उसके अंदर चमचमाते हीरे भरे होते हैं। लुइस और पोलो इन हीरों को जल्दी जल्दी अपने पास रखने लगते हैं। साथ ही वे आमिर से कहते हैं कि वह इस बारे में किसी को कुछ न बताए। इसके बाद आमिर वहां से चला जाता है, जबकि लुइस और पोलो आपस में हीरे बांटने लगते हैं। तभी अचानक ताबूत के अंदर मौजूद एक अजीबोगरीब प्राणी जाग जाता है। यह वही प्राणी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैसे ही लुइस और पोलो की नजर उस पर पड़ती है, वे डरकर वहां से भागने लगते हैं और सीधे रोलैंड के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बता पाते, वह रहस्यमयी प्राणी पीछे से आकर पोलो को अंधेरे में खींच लेता है। सभी घबराकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह प्राणी पोलो को अंधेरे में गायब कर देता है। आगे बढ़ने पर उन्हें पोलो की बिना सिर की लाश मिलती है। यह देखकर मिगल प्रोफेसर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वही सभी को यहाँ लेकर आया था। लेकिन रोलैंड मिगल को शांत करता है। इसके बाद प्रोफेसर इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि 10 लाख साल पुरानी सभ्यता के लोग जिन्होंने यह खदान बनाई थी, वे इस प्राणी से बेहद डरते थे। इसलिए उन्होंने इसे इस ताबूत में कैद कर रखा था और इसे बंद रखने के लिए लगातार बलि दिया करते थे। प्रोफेसर आगे कहता है, शायद किसी समय जब उनके पास बलि देने के लिए लोग नहीं बचे, तो उन्होंने इस ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया होगा। अब सभी इस बारे में चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी लुइस का ख्याल आता है और वे जल्दी से उसके पास भागते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। रहस्यमयी प्राणी पहले ही वहां पहुंच चुका था। रोलैंड और बाकी सभी इधर उधर देखते हैं, लेकिन सेंचुरी वहां नहीं दिखती। तभी अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में वह प्राणी नजर आता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह अपने बड़े बड़े नुकीले नाखूनों से सेंचनी के पेट को फाड़ देता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं और तुरंत बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। आमिर कहता है, अगर यह जगह इंसानों ने बनाई थी तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। प्रोफेसर को यह सुनकर एक ख्याल आता है। उसे याद आता है कि उसने स्तंभों पर कुछ लिखा हुआ देखा था। वह उन शिलालेखों को ध्यान से देखता है और उन्हें अनुवाद करके समझने की कोशिश करता है। इसमें बाहर निकलने का रास्ता बताया गया था, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर। टीम निर्देशों का पालन करती है और आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ लोहे के पिंजरे होते हैं, जिनमें कई कंकाल भी नजर आते हैं। प्रोफेसर बताता है ये पिंजरे असल में बलि कक्ष हैं। पहले यहाँ लोगों को बंद कर दिया जाता था। जो बच जाते थे उन्हें उस प्राणी के लिए बलि चढ़ा दिया जाता था। लेकिन अगर कोई बलि देने से मना कर देता तो उसे इन पिंजरों में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता था। इसी दौरान प्रोफेसर को एक और नाम लिखा मिलता है। मार्क नॉर्थ उसका मतलब होता है रूहों को खाने वाला। प्रोफेसर आगे कहता है, ऐसा लगता है कि इस प्राचीन सभ्यता के लोग इस प्राणी को स्वर्ग से भेजा गया दूत मानते थे, इसलिए वे इसकी पूजा भी किया करते थे। इसके बाद सभी वापस स्तंभों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ काफी खून बिखरा पड़ा है। प्रोफेसर और आमिर एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर एक लीवर खींचता है, जिससे दरवाजा अचानक लॉक हो जाता है। आमिर चौंक कर पूछता है, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? इस पर प्रोफेसर ठंडी आवाज में कहता है, रोलैंड और बाकी सभी खनिक यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे मारने वाले थे, इसीलिए मैंने उन सभी को इस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। वहीं मेघले और लुइस इस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दीवार पर लिखी हुई रहस्यमयी लिपि पर पड़ती है। इसमें दर्ज जानकारी से उन्हें पता चलता है कि ऐसे ही 9 और भयानक जीव अलग अलग ताबूतों में बंद हैं, जो भारत की विभिन्न जगहों में छिपे हुए हैं। इन सभी को मुक्त होने के लिए एक मास्टर बलि की जरूरत पड़ेगी। इधर प्रोफेसर के सामने अचानक वही भयानक जीव प्रकट हो जाता है। प्रोफेसर डरने के बजाय उससे संवाद करने की कोशिश करता है और उसकी शक्ति और भव्यता की तारीफ करता है। वह कहता है, तुम सबसे अद्भुत और शक्तिशाली जीव हो, तुमसे महान कोई नहीं। प्रोफेसर की यह चालाकी काम नहीं आती और वह सूर्य के इस रहस्यमयी जीव को गले लगाते ही मौत के घाट उतर जाता है। अब वह जीव आमिर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय रोलैंड दरवाजा खोल देता है और आमिर को वहां से बचा लेता है। इसी दौरान आमिर और रोलैंड के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में आमिर रोलैंड को वह राज बता देता है कि हीरे कहाँ छिपे हैं और लुइस और मिगल को यह पहले ही मिल चुके थे। यह सुनकर रोलैंड चालाकी से उन हीरों को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक उनके सामने वही भयानक जीव फिर से आ जाता है और मिगल को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वह लुइस को भी उठा ले जाता है। ये देखकर रोलैंड आमिर से कहता है, अब देर मत करो, भागो यहाँ से, और खुद उस राक्षसी जीव पर हमला कर देता है। आमिर वहां से भागकर एक छिपने की जगह तलाशता है, लेकिन रोलैंड उसे खोजते हुए उसके पास आ जाता है। आमिर कहता है, हमें इस प्राणी को बाहर जाने से रोकना होगा। अगर यह जीव बाहर चला गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। रोलैंड उसकी बात से सहमत होता है और दोनों मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वह जीव फिर से प्रकट होता है और आमिर को पकड़कर उठा ले जाता है। इसके बाद वह आमिर के सामने लुइस का सिर धड़ से अलग कर देता है। आमिर डरते हुए उससे पूछता है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? इस पर वह जीव कहता है, मुझे तुम्हारा मास्टर बलिदान चाहिए।
क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरा ताबूत खोला था। अगर तुम अपनी बलि दे दोगे तो मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। ये सुनकर आमिर अपनी बुद्धिमानी से काम लेता है। वह चुपके से एक चाकू उठाकर उसे जीव के शरीर में घोंप देता है और वहां से तेजी से भाग निकलता है। भागते हुए आमिर की मुलाकात फिर से रोलैंड से होती है। वे दोनों मिलकर एक सुरंग के अंदर डायनामाइट लगाते हैं ताकि इस भयानक जीव को हमेशा के लिए वहीं दफन किया जा सके। इसके बाद दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट ट्रिगर नीचे ही रह जाता है। इसे उठाने के लिए दोनों फिर से नीचे जाने का फैसला करते हैं। तभी अचानक वह खतरनाक जीव फिर से वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि वह उन पर हमला कर पाता, आमिर और रोलैंड जल्दी से ट्रिगर दबा देते हैं और एक भयानक विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट में पूरी सुरंग ढह जाती है और उसी के साथ आमिर, रोलैंड और वह जीव हमेशा के लिए वहीं फंस जाते हैं। इसी के साथ यह रोमांचक कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई और रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।